डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर आप सभी का बहुत स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं कार्यक्रम हेलो किसान और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। दोस्तों, हेलो किसान एक ऐसा कार्यक्रम जिसके माध्यम से हम कृषि के क्षेत्र में हो रहे नित नए बदलावों को लेकर आपके सामने आते हैं। कृषि में आती हुई जो तमाम समस्याएं हैं उसके समाधान क्या हैं और कैसे आप कृषि क्षेत्र में और बेहतर उत्पादन ले सकते हैं, इन तमाम चीज़ों पर हम चर्चा करते हैं और आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं। क्योंकि कार्यक्रम का नाम है हेलो किसान, इसमें आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। आप सीधा इस कार्यक्रम में टेलीफोन के जरिए जुड़ते हैं, ईमेल के जरिए जुड़ते हैं और व्हाट्सएप के जरिए जुड़ते हैं और अपने सवाल पूछते हैं। और हेलो किसान कार्यक्रम में हर बार हम अलग अलग विषयों पर चर्चा करते हैं। उस विषय से जुड़े हुए जो आपकी समस्याएं होती हैं उसका समाधान इस कार्यक्रम के माध्यम से किया जाता है। तो चलिए हेलो किसान कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जान लेते हैं कि आज हम कौन से विषय पर चर्चा करेंगे और उन विषय से जुड़े जो समस्याएं हैं आपकी उसका समाधान करेंगे। तो नज़र डालते हैं आज के विषय पर। हेलो किसान में आज हम बात करेंगे जैविक खेती के बढ़ते आयाम, कितने महत्वपूर्ण हैं जैविक खेती के बढ़ते आयाम और कितना बदलाव ला सकते हैं खेती में, इस पर बात होगी। और साथ ही बात होगी सरसों की उन्नत किस्में एवं बुआई, ये कितनी महत्वपूर्ण है और आने वाले समय में सरसों की कैसे आप बुआई कर सकते हैं, कौन कौन से उन्नत किस्में आप लगा सकते हैं जिससे अच्छा आपको उत्पादन मिलेगा। इन दोनों विषय से जुड़ने के लिए आप हमारे टोल फ्री नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए टोल फ्री नंबर आप नोट कर सकते हैं 1800-113060, 1800-113061। फ़ोन करते समय दो बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपके फ़ोन में पर्याप्त नेटवर्क हो ताकि एक बेहतर संवाद स्थापित किया जा सके और सही तरीके से जो समाधान आपको बताए जा रहे हैं वो सही तरीके से आप तक पहुंचे। साथ ही आपके टेलीविज़न की आवाज़ उस समय कम हो जब आप फ़ोन से हमसे बात कर रहे हों। इसके अलावा आप हमारे साथ व्हाट्सएप के जरिए भी जुड़ सकते हैं। आप हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर सकते हैं 8800520717। व्हाट्सअप करते समय आप जहां से व्हाट्सअप कर रहे हैं उस जगह का नाम, अपना नाम सवाल के साथ लिखना ना भूलें। इसके अलावा आप हमें ईमेल के जरिए भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, अपने सवाल पहुंचा सकते हैं। आप ईमेल आईडी नोट कर सकते हैं hellokisan2015@gmail.com, ये हमारी ईमेल आईडी है। इसके जरिए भी आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं। तो इन तीनों माध्यमों का इस्तेमाल कीजिए और इस कार्यक्रम से जुड़िए और अपनी भूमिका इस कार्यक्रम में जो बहुत महत्वपूर्ण होती है उसको निभाइए। अब बात करते हैं उन खास एक्सपर्ट्स की जो इस कार्यक्रम में आपको आपकी समस्याओं का समाधान करते हैं। हमारे साथ सबसे पहले डॉक्टर दिनेश कुमार जी हैं स्टूडियो में। सर, आपका बहुत स्वागत है। आप प्रधान वैज्ञानिक हैं शस्य विज्ञान संभाग IRI पूसा नई दिल्ली से। तो चर्चा की शुरुआत करें। सबसे पहले डॉक्टर दिनेश कुमार जी, मैं आपके पास ही आता हूं और बात करता हूं जैविक खेती के बढ़ते आयामों की। लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैविक खेती क्यों महत्वपूर्ण है और आज के समय में इस पर चर्चा जोर क्यों पकड़ चुकी है। जी बिल्कुल, जो हमारी परंपरागत खेती है या प्रचलित खेती है, मैं तो उसे रासायनिक खेती कहता हूँ। उसमें हम रसायनों का अंधाधुंध अनियंत्रित प्रयोग करते हैं, जैसे कवकनाशी है, कीटनाशी है, खरपतवारनाशी है और कई बार अनियंत्रित उर्वरकों का भी प्रयोग किया जाता है जी। तो इन सब से क्या हो रहा है कि हमारी मिट्टी का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। साथ ही साथ जो खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता है और जो उनकी सुरक्षा है वो भी प्रभावित हो रही है, क्योंकि बहुत सारे ये रसायन हमारे खाने पीने की चीज़ों में आ जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होते। कई बार ये रसायन हमारे पानी में, जो अंडरग्राउंड पानी होता है, भूमिगत जल होता है या नदियों तक पहुंच जाता है। आजकल हम देखें तो बहुत सी नदियों में भी ये जहरीली चीज़ें पहुंच रही हैं, पानी गंदा हो जाता है। और साथ ही साथ पर्यावरण और हवा है वो भी इन रसायनों से दूषित हो सकती है। तो इनके अच्छे परिणाम नहीं है। बेहतर होगा कि इनका नियंत्रित प्रयोग किया जाए जो हमारी प्रचलित खेती है, या फिर बिल्कुल प्रयोग न किया जाए। कुछ क्षेत्रों में जहां संभव है वहां पे आप जैविक खेती अपनाकर इन रसायनों से मुक्ति पा सकते हैं जी। तो समय की मांग है कि जैविक खेती क्यों किया जाए। डॉक्टर दिनेश कुमार जी ने बेहतर तरीके से समझाने की कोशिश की और विस्तार से समझेंगे, लेकिन उससे पहले इस विषय से जुड़ी हुई एक खास रिपोर्ट पर आइए नजर डाल लेते हैं। जैविक खेती एक ऐसी पद्धति है जिसमें रासायनिक उर्वरकों, रासायनिक कीटनाशकों और रासायनिक खरपतवार नाशियों की जगह जैविक खाद, केंचुआ खाद और हरी खाद का इस्तेमाल किया जाता है। जैविक खेती का मकसद मिट्टी, पौधों, पशुओं और इंसानों की सेहत को ध्यान में रखते हुए फसल की उत्पादकता को बढ़ाना है।
किसान पारंपरिक प्रबंधन से जैविक प्रबंधन के लिए भूमि का बदलाव लगातार 2 से 3 साल तक उसी भूमि पर जैविक खेती करके कर सकते हैं। जैविक खेती के बढ़ते आयाम का कारण ये भी है कि जैविक खेती करने के बहुत से फायदे हैं। जैविक खेती करने से मिट्टी की उपजाऊ क्षमता बढ़ती है, सिंचाई अंतराल में वृद्धि होती है, रासायनिक खाद पर निर्भरता कम होने से उत्पादन लागत में कमी आती है, फसलों की उत्पादकता में वृद्धि होती है और जैविक उत्पादों की बाजार में अच्छी खासी मांग होने के कारण किसानों को आमदनी भी अच्छी हो जाती है। इतना ही नहीं, अगर आप जैविक खेती करेंगे तो इससे पर्यावरण को भी फायदा होता है। भूमिगत जल स्तर बढ़ता है, मिट्टी, खाद और जमीन में पानी के जरिए होने वाले प्रदूषण में कमी आती है और खाद बनाने में कचरे का इस्तेमाल होने से बीमारियों में भी कमी आती है। आपको बता दें कि जैविक तरीके से उगाए गए अनाज और सब्जियों का स्वाद अच्छा होता है और पौष्टिकता भी ज्यादा होती है। इतना ही नहीं, जैविक विधि से तैयार सब्जियों की भंडारण क्षमता भी ज्यादा होती है। जैविक खेती करने से किसान की उत्पादन लागत भी 25 से 30% तक कम हो जाती है। अगस्त 2020 तक के आंकड़ों पर नजर डालें तो भारत जैविक किसानों की कुल संख्या के मामले में नंबर 1 है और जैविक खेती के तहत कुल रकबे की दृष्टि से 9वें स्थान पर है। सिक्किम पूरी तरह से जैविक बनने वाला दुनिया का पहला राज्य है। तो रिपोर्ट के जरिए हमने समझने की कोशिश की कि क्या कुछ संभावनाएं हैं जैविक खेती में और कैसे जैविक खेती से जुड़कर किसान भाई अपने उत्पादन की क्षमता को बरकरार रखकर बढ़ा भी सकते हैं। और जैसे कि आपने जाना कि सिक्किम दुनिया का एक पहला राज्य बनने वाला है जहां पर हमने जैविक खेती को पूर्णतः अपनाने की पूरी कोशिश की है और हर एक किसान को इसके लिए प्रेरणा भी सिक्किम से लेनी चाहिए। डॉक्टर दिनेश जी, पहले तो मैं बहुत बधाई देता हूं आपको कि सिक्किम एक ऐसा राज्य बन चुका है। आप लोगों के प्रयासों की वजह से ही आप लोग जिस तरीके से खेती किसानी के लिए और किसान भाइयों के लिए दिन रात काम करते हैं, इस तरह के प्रोग्राम्स चलाते हैं ताकि किसान भाई जागरूक हो सकें। अगर हम बात करें देश के बाकी राज्यों को, सिक्किम को लेकर या सिक्किम से प्रेरणा को लेकर, अभी देश में किन किन राज्यों में इस पर काम करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और कहाँ पर इसके लिए क्या काम चल रहे हैं? जी देखिए, जो हमारे उत्तर पूर्वी राज्य हैं जो 7 सिस्टर स्टेट्स भी कहलाते हैं, उनमें बहुत ही ज़्यादा संभावनाएं हैं और उनको हम लोग फर्स्ट टायर स्टेट में रखते हैं। यानी यहाँ सीधे हम जैविक खेती कर सकते हैं क्योंकि यहाँ रसायनों का और उर्वरकों का बहुत ही न्यूनतम प्रयोग होता है। एक तो ये श्रेणी है और सेकंड टियर स्टेट जो है हमारे, उनमें जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, इस तरह के जो राज्य हैं यहाँ पर हम कुछ पॉकेट्स में कुछ जगह पर हम जैविक खेती कर सकते हैं। तीसरा, जो जहाँ उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है खाद्यान्न का, खास करके जैसे पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, तेलंगाना, ये राज्य हैं, इनको टुवार्ड्स ऑर्गेनिक मतलब जैविक खेती की तरफ बढ़ते हुए राज्य, यानी इनमें जैविक खेती नहीं करनी है या करनी वो तो अलग बात है, लेकिन इनमें जो हमारे जैव पदार्थ हैं, जो हमारे जैविक खाद हैं, उनका प्रयोग बढ़ाना है जिससे कि हमारी मिट्टी के अंदर जैविक कार्बन बढ़ जाए। कम से कम हमारी उत्पादकता सस्टेन रहेगी अगर हमारी मिट्टी में जैविक कार्बन बढ़ती है। जी डॉक्टर दिनेश जी, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैविक उत्पादन के मानक की अगर बात की जाए तो इससे आप क्या समझते हैं और क्या भारत सरकार ने जैविक जो खेती है इसके मानक को विकसित कर लिया है? अगर कर लिया है तो उसके अंदर क्या कुछ देखने को मिल रहा है? जो भी हमारे किसान भाई जैविक खेती में रुचि रखते हैं उनको 3-4 चीज़ों का जानना बहुत ज़रूरी है। एक तो किसान भाइयों को जानना चाहिए कि खेती के, जैविक खेती के मानक क्या होते हैं, मैं अभी बताऊंगा। दूसरा, आपको जानना है प्रमाणीकरण क्या होता है, और तीसरा, तकनीकी ज्ञान का होना बहुत ज़रूरी है जैविक खेती के, और चौथा, मार्केटिंग, विपणन। यानी ये 4 चीज़ों को जो किसान भाई जान लेंगे वो जैविक खेती सफलतापूर्वक कर सकते हैं। मानकों की बात का मतलब है डूज एंड डोंट्स। क्या आप जैविक खेती में कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, बिल्कुल, कौन सी खाद डाल सकते हैं, कौन सी खाद नहीं डाल सकते, कैसे फसल चक्र अपनाएं, ये सब चीज़ें लिखित रूप में है। हमारे देश में ये स्टैंडर्ड बन चुके हैं और जो हमारा एपीडा है, एपीडा ने राष्ट्रीय जैविक खेती कार्यक्रम के तहत ये स्टैंडर्ड बना लिए हैं। कोई भी ऑनलाइन इनको देख सकता है, डाउनलोड कर सकता है, पढ़ सकता है और समझ सकता है। जी
डॉक्टर साहब, अगर जिन किसानों के पास ये क्षमता नहीं है कि ऑनलाइन इस प्रक्रिया को अपनाएं या ऑनलाइन इस ज्ञान को प्राप्त कर सके, क्या उनके लिए भी कोई व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है? जी बिल्कुल, और जैसे किसान कॉल सेंटर है वहाँ से मदद ले सकते हैं। इसके अलावा एपीडा में आप फ़ोन करके जानकारी ले सकते हैं। और वैसे भी आजकल मोबाइल बहुत लोगों के पास हो गया है, उसमें आप हिंदी और अंग्रेजी भाषा दोनों में इस तरह का ज्ञान उपलब्ध है। apida.gov apeda.gov.in तो यहाँ से आप स्टैंडर्ड के बारे में, जो मानक है हमारे, उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसी तरीके से जो प्रमाणीकरण की प्रक्रिया है वो 2 संस्थाओं द्वारा की जाती है। एक तो एपीडा हो गया और दूसरा हमारा राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र जो गाजियाबाद में है। इसके 5-6 सेंटर भी हमारे देश में, वहाँ से आप विस्तार से जानकारी ले सकते हैं और जैविक खेती को अपना सकते हैं। जी डॉक्टर दिनेश जी, अगर हम बात करें प्रमाणीकरण की, आपने जिक्र किया प्रमाणीकरण, विपणन, इनके तमाम तरह के सब्स्टिट्यूट थे, लेकिन विशेषकर अगर प्रमाणीकरण की बात करें तो इससे आप क्या समझते हैं और प्रमाणीकरण को लेकर क्या संस्थाएं हैं भारत सरकार के अंदर में और क्या ये संस्थाएं काम कर रही हैं, क्या क्या चुनौतियां देखने को मिलती हैं? जी बिल्कुल, प्रमाणीकरण बहुत जरूरी है क्योंकि जो हमारे उपभोक्ता हैं, जो लोग ये सामान जैविक पदार्थों को हमारे खरीदते हैं, उनको कैसे विश्वास में लिया जाए, उनको कैसे यकीन आए कि जो वो खरीद रहे हैं। और आमतौर पे जो है जो जैविक उत्पाद होते हैं इनकी कीमत ज़्यादा होती है बाजार में, 1.5 से 2 गुना, 2.5 गुना, 3 गुना तक इनकी कीमत ज़्यादा हो सकती है। तो उपभोक्ता ये सोचता है कि जो मैं खर्चा कर रहा हूँ, ये अगर मैं कर रहा हूँ तो सचमुच क्या मुझे जेन्युइनली जैविक उत्पाद मिल रहा है, इसकी गारंटी कौन देगा? तो इनको उपभोक्ताओं को संतुष्टि देने के लिए प्रमाणीकरण का क्या कार्य शुरू किया गया। यानी एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, एक सनद दी जाती है, एक प्रमाण पत्र दिया जाता है कि भाई ये जो उत्पाद है ये जैविक तरीकों से उगाया गया है। और ये प्रोसेस का प्रमाणीकरण होता है, ना कि उत्पाद का प्रमाणीकरण होता है। 2 तरह का प्रमाणीकरण है, एक तृतीय पक्ष प्रमाणीकरण है जो एपीडा द्वारा, जो राष्ट्रीय जैविक खेती कार्यक्रम है हमारा, एनपीओपी के तहत दिया जाता है। और दूसरा प्रमाणीकरण पीजीएस होता है, पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम, जो राष्ट्रीय जैविक एवं प्राकृतिक खेती केंद्र द्वारा किया जाता है। ये जो दूसरा पीजीएस सिस्टम है हमारा, ये निःशुल्क होता है, जबकि उसमें जो थर्ड पार्टी है, तृतीय पक्ष प्रमाणीकरण है, उसमें हमें कुछ पैसा देना पड़ता है। जी डॉक्टर दिनेश कुमार जी, आपने एक शब्द का जिक्र किया, गारंटी। पिछले कुछ सालों की अगर हम देखें बात, तो पिछले कुछ सालों में हमारे देश में गारंटी शब्द बहुत प्रचलित हुआ है। इसके कई कारण हैं, आप जानते भी होंगे। जैसे आपने गारंटी की बात करी, तो किसान भाई के मन में ये भी सवाल होते हैं कि जब हम रासायनिक तौर पर खेती कर रहे हैं, अच्छा खासा उत्पादन ले रहे हैं, तो हम क्यों जैविक खेती की ओर जाएं? क्योंकि कई बार किसानों को मनाना आज के समय में देखा जाए तो बहुत मुश्किल हो चुका है, खासकर तब जब हम देख रहे हैं कि जैविक खाद का उपयोग करके कम समय में कम मेहनत करके वो उत्पादन ले पाते हैं। जबकि कहीं ना कहीं एक मानसिकता बनी हुई है कि जैविक खेती में आपको दिन रात लगे रहना है, ये करना है, वो करना है, कहीं ना कहीं उनको परेशान करने वाली स्थिति लगती है जैविक खेती में। तो किसानों को हम कैसे समझाएं, जो हमें देख रहे हैं उनको हम कैसे मनाएं कि आप जैविक खेती से अगर जुड़ते हैं तो उसमें भी आप उत्पादन बेहतर लेंगे, उत्पादन की जो गुणवत्ता है और बेहतर होगी रसायन से? जी बिल्कुल, सबसे पहले किसान भाइयों को खुद समझना होगा कि जो हमारी वर्तमान खेती है, रासायनिक खेती है, उससे आपका लाभ कितना मिल रहा है। इस खेती में जैसा कि मैं जानता हूं और किसान भाई भी समझते हैं, आपकी लागत लगातार बढ़ती जा रही है। पहले आप 4 छिड़काव करते थे दवाई का, अब आपको 6 छिड़काव करने पड़ सकते हैं। कोई भी फसल आज की तारीख में बिना कीटनाशियों के, रसायनों के किसान भाई नहीं ले पा रहे हैं। यानी उनकी लागत हमारी परंपरागत खेती में बढ़ती जा रही है, रासायनिक खेती में बढ़ती जा रही है। तो आपको इसका विकल्प आज नहीं कल देखना ही पड़ेगा। और जैविक खेती एक विकल्प हो सकती है, क्योंकि इनमें इन रसायनों को नहीं आपको प्रयोग में लाना है। आपकी जो कीमत, जो धन आप इस पे खर्च करते हैं, उसमें आपकी कमी आएगी जैविक खेती में। और साथ ही साथ जो जैविक उत्पाद हैं आपके, उस पर आपको प्रीमियम प्राइस मिलेगा। तो बहुत प्रबल संभावना है कि जैविक खेती अपनाने से आपकी जो आमदनी है प्रति हेक्टेयर, प्रति एकड़ बढ़ेगी। साथ ही साथ पर्यावरण सुरक्षित रहेगा। और ऐसा हमारा अपना अनुभव है, और बहुत सारे देश के जो हमारे रिसर्च के अनुसंधान के केंद्र है, वहाँ भी ऐसा अनुभव आया है कि 6-7 साल बाद आपकी उत्पादकता जो रासायनिक खेती है उसके बराबर आ जाती है, और उसके बाद फिर बढ़ना भी शुरू हो जाती है। तो आप घबराएं ना, आप जैविक खेती शुरू कर सकते हैं। सिर्फ ये है कि आपको कहीं ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी,
पड़ेगी, ज्ञान लेना पड़ेगा, अनुभव लेना पड़ेगा दूसरे किसानों से, और आप जैविक खेती शुरू कर सकते हैं। जी, तो कहीं ना कहीं उत्पादन की क्षमता में भी बढ़ोतरी आपको देखने को मिलेगी। हालांकि आपको अपनी वैज्ञानिकों की सलाह के अनुसार ही काम करना होगा, और उनकी देखरेख में अगर आप जैविक खेती करते हैं तो अच्छा खासा मुनाफा ले पाएंगे। एक दर्शक है हमारे साथ, नंदस्वरूप मिश्रा, बाराबंकी, उत्तर प्रदेश से, फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। नंदस्वरूप जी, स्वागत है आपका, अपना सवाल पूछिए। हाँ, नमस्कार सर। मैं जानना चाहता हूँ, मैं नंदस्वरूप मिश्रा हूँ बाराबंकी से जी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैविक खेती की भूमि बनाने के लिए जैसे हम अपनी पराली को न जलाएं, गर्मी में हम गहरी जुताई करें, इसके बाद जो हरी खाद का उसमें चयन करें, तीसरी चीज हम दलहनी फसल में उड़द या मूंग ले, वो भी उड़द मूंग जब मेरा पक जाए तो उसकी छियां टूट ले, बाकी डंठल और जड़ें उसी में ही सड़ाए गलाएं। इसके अलावा और हमें क्या ध्यान देने की जरूरत है जैविक खेती की उपयोग बनाने के लिए? जी नंदस्वरूप जी, आपने पूरे सवाल में आधे जवाब तो खुद ब खुद दे दिए, लेकिन फिर भी डॉक्टर दिनेश कुमार जी का रुख कर। निश्चित तौर पे ऐसा लग रहा है ये बहुत ही जागरूक किसान है और आपको बहुत अच्छा ज्ञान है, बिल्कुल सही आप दिशा में जा रहे हैं। आप इसमें और भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे पराली की आपने बात की, तो इसका आप कंपोस्ट खाद बना सकते हैं। कंपोस्टिंग का तरीका बहुत आसान होता है, उसको बना लें कंपोस्टिंग को, या खेत में भी पराली को आप गला सकते हैं, सड़ा सकते हैं, बड़ी आसानी से ये गल सड़ जाती है। आपको थोड़ा कल्चर वगैरह इसमें डालने पड़ेंगे। इसके अलावा आप गोबर की खाद का प्रयोग कर सकते हैं, कंपोस्ट खाद, वर्मी कंपोस्ट खाद, और साथ ही साथ खलियों का प्रयोग किया जा सकता है। आपकी जानकारी के लिए, जैसे नीम की खली है, ये कई काम करेगी। 4.5 से 5% इसमें नाइट्रोजन भी होती है। ये जल्दी गलती सड़ती है और तुरंत आपको नाइट्रोजन फसलों को दे देती है। इस तरफ आपको ध्यान देना पड़ेगा। साथ ही साथ कुछ जैव उर्वरक हैं, बायो फर्टिलाइजर हैं, उनका भी प्रयोग आप कर सकते हैं, जैसे राइजोबियम का टीका, पीएसबी, एजोटोबैक्टर, एजोस्पिलम, तमाम ऐसे जैव उर्वरक हैं जिनका प्रयोग आप जैविक खेती में कर सकते हैं। और इनके अलावा भी आप जैसे गंधक का प्रयोग करना चाहते हैं, गंधक। डॉक्टर दिनेश जी, मैं आपको रोकना चाहूंगा क्योंकि समय की यहाँ पर मांग है कि एक छोटा सा ब्रेक ले जाए। मैं लौटूंगा, उसके बाद फिर आपसे कहूंगा कि आप अपने विस्तार से इस बात का जवाब दीजिए। दर्शकों, आप बने रहें और 3 माध्यमों का इस्तेमाल कीजिए, व्हाट्सअप, ईमेल और टोल फ्री नंबर। इसके जरिए आप इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं, अपने सवाल पूछ सकते हैं। बने रहें, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौट रहे हैं, देखते रहें हेलो किसान। हर साल फसल कटाई के बाद पराली जलाना कई तरह के प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देता है। पराली जलाने से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन की अधिकता हो जाती है, जिससे लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, खुजली और एलर्जी जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऐसे मौसम में अस्थमा के मरीजों को ज्यादा समस्या होती है। पराली जलाने से मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले किसान के मित्र कीट भी मर जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बहुत ही क्षति पहुंचती है। किसान भाई, सरकार द्वारा दी जा रही पराली प्रबंधन योजना बचाएं। हर साल लाखों एकड़ खेतों में पराली जला दी जाती है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। इतना ही नहीं, खेतों में 3-4 बार पराली जलाने से खेत बंजर भी होने लगते हैं। अगली फसल की तैयारी के लिए क्या यही अंतिम विकल्प है? नहीं, पराली प्रबंधन के पर्यावरणीय विकल्प भी हैं। स्ट्रॉ बेलर मशीन का प्रयोग। स्ट्रॉ बेलर मशीन पराली को गट्ठर में बदल सकता है। पराली से जैविक खाद बनाई जाती है, जो खेतों की मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाती है। पराली को मशीनों द्वारा मिट्टी में दबाना, इसके लिए सुपर सीडर जैसी मशीनों का उपयोग किया जाता है। सरकार किसानों को पराली उपकरणों पर 50% तक की सब्सिडी देती है। किसान भाई, पराली प्रबंधन की योजनाओं का लाभ उठाएं, पर्यावरण को बचाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम हेलो किसान। एक दर्शक है हमारे साथ, फोन लाइन के जरिए जुड़ गए हैं, बिजनौर से कृष्ण कुमार जी, आपका स्वागत है हेलो किसान में। अपना सवाल पूछिए।
कृष्ण कुमार जी, अपने टेलीविजन की आवाज़ कम कर लीजिए, आपसे निवेदन है, फिर अपना सवाल पूछें। मेरा ये सवाल है जी जी कि ये जैविक खाद नहीं, हाँ, हम ये है कि जैविक खाद कहाँ मिलता है? ये नैनो पैनल पे मिल जाता है, पर जैविक खाद ना तो कहीं मिलता ही नहीं। जी बिल्कुल। कृष्ण कुमार जी, आपके सवाल का डॉक्टर दिनेश कुमार जी से ले लेते हैं। मैं आपका उत्तर दे रहा हूं और बाकी सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि इस उत्तर को आप ध्यान से सुने। कई बार दुकानों पे आपको जैविक खाद बता के न जाने क्या क्या बेच दिया जाता है। बिल्कुल, आप ध्यान से समझें, जैविक खाद का मतलब होता है ऐसी खाद जो जीवों से बनाई गई। अब जीव क्या होते हैं? जीव हमारे जानवर होते हैं या पेड़ पौधे होते हैं। तो जानवरों से भी कई तरह की जैविक खादें बनती है, लेकिन मोटे तौर पे जो गोबर की खाद है हमारी, वो भी जैविक खाद है। और जो पौधों को गला सड़ा के या जो हमारी बिछावन होती है जानवरों की, उनका मलमूत्र होता है, उससे भी जो खाद बनाते हैं वो भी जैविक खाद होती है। एक तरह के जो जैविक उर्वरक हैं वो भी हमारे जैविक खाद होती है एक तरह की। तो कुल मिला के आप बिल्कुल इस गलतफहमी में ना रहे। जो दुकानों पे जैविक खाद करके लोग बेचते हैं उसको उस तरफ आप ध्यान दें। और जैविक खाद आपकी गोबर की खाद ही जैविक खाद है। अगर हरी खाद का आप प्रयोग करें तो वो भी हरे पौधे हैं, वो जीव हैं, उनसे जो खाद बन रही वो भी जैविक खाद है। तो इन समस्याओं से आप बचें और खाद अपने घर पे ही तैयार करें जितना हो सके। बाजार में जो खाद जैविक खाद के नाम पे बिकती हैं उनको उस तरफ आपको ध्यान देना होगा। हाँ, जैव उर्वरक अगर आपको लेना है तो सरकारी संस्थान है और बहुत सारे जो हमारे अधिकृत विक्रेता हैं इन चीज़ों के, उनसे आप जैव उर्वरक खरीद सकते हैं, उनका प्रयोग आप करें। जी, तो कृष्ण कुमार जी, आपकी समस्या का समाधान डॉक्टर दिनेश कुमार जी ने कर दिया है। डॉक्टर दिनेश जी, जैसे हमारे कृष्ण कुमार जी ने सवाल किया, ऐसे कई किसान होते हैं जो जैव खाद बनाते हैं खुद, जैसे आपने गोबर का बताया, तो गोबर का उपयोग करके खाद बनाते हैं। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि उस खाद में वो कई तरह का जो वेस्ट होता है उसको डाल देते हैं। जैसे रसोई का वेस्ट हो गया वो डाल देते हैं, पेड़ पौधे का तो आपने बताया संकलन। तो उस प्रक्रिया में अगर हम बात करें तो गोबर की खाद बनाने में या जैविक खाद बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ों को हम खाद में डालें और कौन कौन चीज़ों को ना डालें? क्योंकि जानकारी के अभाव में किसान भाई सब डाल देता है और उसको लगता है कि सब बनकर ये खाद तैयार हो जाएगा। जी बिल्कुल। देखिए, जो हमारे घरेलू किचन के वेस्ट होते हैं, हमारे छिलके हैं सब्जियों के, उस टाइप के जो हमारे पेड़ पौधों से मिलते हैं, जी, कई बार पॉलीथीन भी चली जाती है। नहीं, उनको नहीं करना प्रयोग में। पॉलीथीन वगैरह इधर उधर की चीज़ें या मेटल कोई चीज़ हो उसको नहीं डालना। आपको शुद्ध पौधों से प्राप्त जो उत्पाद हैं, चाहे सब्जी हो फल हो, उनका आप प्रयोग कर सकते हैं। जानवरों की जो बिछावन होती है उसका प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ तक कि कुछ खरपतवारों के पौधों का भी प्रयोग आप कर सकते हैं। शर्त यही है कि उसमें जहाँ तक संभव हो बीज या फूल बनने के पहले उन खरपतवारों को प्रयोग में लाएं। अन्यथा आप ये निश्चित कर लें कि गोबर की खाद आपकी अच्छी तरह से गल सड़ गई है। क्योंकि कई बार इसका तापक्रम, जब ये मैन्योर बनती है, जब ये खाद बनती है, तो 60 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा तापक्रम हो जाता है। ऐसे तापक्रम पे खरपतवारों के बीज मर जाते हैं और बहुत सारे जो नुकसान देने वाले जीव होते हैं वो भी मर जाते हैं इस तापक्रम पे। तो आपको ध्यान रखना कि कच्ची गोबर की खाद का प्रयोग आप ना करें। अच्छी तरह से वो पक जाए, बिल्कुल गल जाए, तभी आप उस खाद का प्रयोग करें। जी, तो खाद बनाते समय इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखें। अब आइए रुक कर लेते हैं अपने दूसरे खास एक्सपर्ट का, जो हमारे साथ स्काइप के जरिए जुड़ गए हैं। डॉक्टर रामलाल चौधरी जी, आपका बहुत स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। आप वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं, सरसों अनुसंधान निदेशालय सेवर भरतपुर राजस्थान से। डॉक्टर रामलाल जी, अगर हम आपसे समझने की कोशिश करें कि सरसों की उन्नत किस्में एवं बुआई, इसका समय बहुत नज़दीक आ चुका है, किसान भाइयों के लिए क्या सलाह देंगे आप? उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं, बुआई करने की प्रक्रियाएं क्या हैं? डॉक्टर रामलाल जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी, आपकी आवाज़ जी, मैं जानना चाह रहा हूं कि सरसों की उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं, और जैसे कि समय बहुत नज़दीक आ चुका है इसकी बुआई को लेकर, तो बुआई करते समय किसान भाई कौन सी विशेष बातों का ध्यान रखें? सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हाँ जी, जी। किसान भाइयों, देखिए, सरसों की खेती पॉपुलर होती जा रही है। इसका कारण ये है कि इसमें एक तो कम खर्चा आता है और साथ ही साथ में अधिक मुनाफा होता है। अगर हम इसमें बात करते हैं कि खर्चे की, तो लगभग 1 हेक्टेयर में 40 से 50 हजार रुपये का खर्चा आता है। लेकिन अगर इसमें मुनाफे की बात करें तो जैसे भारत सरकार ने इस बार इसका MSP भी बढ़ा दिया है, जो कि लगभग 5,950 रुपये प्रति क्विंटल है।
अगर किसान 25 से 30 क्विंटल की फसल प्राप्त करते हैं तो लगभग को 1.5 लाख रुपए के आसपास की ग्रोस मुनाफा हो सकता है। अगर इस प्रकार उनका 25,000 रुपए या मतलब कहें कि जो खर्चा हो रहा है उसको माइनस करें तो किसान भाई लगभग 1 लाख रुपए प्रति हेक्टेयर मुनाफा कमा सकते हैं। इसलिए ये खेती पॉपुलर होती जा रही है। बात करिए किसान भाइयों पर कि अब ये समय है कि जिसमें अब सरसों की फसल लगाई जा रही है कि उसमें कौन सी आपकी किस्में को चुनाव करना चाहिए, खेत की तैयारी कैसे करनी चाहिए, इन सब पे हम चर्चा करेंगे जी। तो किसान भाइयों मैं बताना चाहूंगा जो किसान भाई इस बार वैसे देखा जाए तो थोड़ी क्योंकि बारिश होने की वजह से सरसों की बुआई में देरी हो रही है। नॉर्मल अगर बुआई का समय देखें तो 15 से 25 अक्टूबर तक सरसों की बुआई कर देनी चाहिए। लेकिन जैसे हम भरतपुर में भी देखें या आसपास के जो राजस्थान का इलाका है तो यहाँ पहले भी बारिश का जो सीजन था उसमें काफी बारिश हुई है जी। और उसके बाद में जब किसान भाइयों को मतलब जल भराव की एक समस्या रही है किसान भाइयों की यहाँ, खेत खाली नहीं, वो सरसों की फसल लगा नहीं सके और अभी भी ऐसी परिस्थितियां बनी हुई है कि फिर से बारिश हो गई है जी। तो किसान भाइयों को सरसों समय पर लगाने में दिक्कत आ रही है। फिर भी अगर 30 अक्टूबर तक भी बुआई कर देते हैं किसान भाई तो ये समय पे बुआई कही जाएगी, इसमें उनकी पैदावार विपरीत प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। तो इस दशा में हम बात करें कि उनकी कौन सी किस्मों का चुनाव करना चाहिए इस सामान्य बुआई की दशा में, तो किसान भाइयों मैं बताना चाहूंगा कि जो समय पे आप बुआई कर पाएंगे उसके लिए बहुत ही प्रचलित किस्म है गिरिराज जी। इसके अलावा आप PM 32 उसको काम में ले सकते हैं। इसके अलावा RH 749 है आपका, PPM 1835 है, पूषा विजय, NRC DR2, PM 29, PM 30 या गुजरात के किसान भाई है वो GDM और भी इसका यूज कर सकते हैं, ले सकते हैं जी। तो ये तमाम अगर मान लो किसी वजह से जैसे मैं जी तो ये तमाम किस्में आपके द्वारा बताई गई हैं हमारे किसान भाइयों को। इसको और विस्तार से समझेंगे और ये भी समझेंगे कि जिस तरीके से हमें ये बुआई का समय और देरी चल रही है क्योंकि बारिश का जिक्र आपने किया, इसमें और क्या सुधार किया सकता है इसको हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले इस विषय से जुड़ी हुई खास रिपोर्ट पर नजर डाल लेते हैं। सरसों देश की सबसे महत्वपूर्ण शरदकालीन तिलहन फसल है। इसके हरे पौधों का इस्तेमाल पशुओं के हरे चारे के रूप में किया जाता है। साथ ही पशु आहार के रूप में बीज, तेल और खली को काम में लिया जा सकता है। सरसों की खेती देश के उत्तरी और पश्चिमी हिस्से में मुख्य रूप से की जाती है और राजस्थान व उत्तर प्रदेश प्रमुख सरसों उत्पादक राज्य हैं। इनके अलावा मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, पश्चिम बंगाल और असम में भी सरसों की खेती की जाती है। सरसों की खेती की खास बात यह है कि ये सिंचित और बारानी दोनों ही अवस्थाओं में उगाई जा सकती है। किस्मों की बात करें तो सिंचित क्षेत्र में समय से बुआई यानी अक्टूबर के लिए उन्नत किस्मों जैसे पूसा सरसों 21, पूसा सरसों 22, पूसा सरसों 24, पूसा सरसों 25, पूसा सरसों 26, पूसा सरसों 27, पूसा सरसों 29 और पूसा सरसों 30 की बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा गिरिराज, ब्रजराज, DRMR IC 1638, राधिका, DRMR 2017-15, DRMR 1165-40 और DRMR 150-35 किस्मों की बुआई भी कर सकते हैं। वहीं सिंचित पछेती बुआई के लिए उन्नत किस्मों जैसे पूसा सरसों 28, RGN 145, नव गोल्ड और क्षारीय व लवणीय मृदा के लिए CS 56, CS 54, CS 52, CS 58 और CS 60 आदि अच्छी किस्में हैं। बता दें कि सरसों की बुआई का उचित समय उत्तर पश्चिमी और उत्तर पूर्वी भारत के मैदानी इलाकों में बारानी दशाओं में अक्टूबर का दूसरा पखवाड़ा और सिंचित दशाओं में नवंबर का पहला पखवाड़ा है। उन्नत किस्मों के स्वस्थ बीज, समय पर बुआई और फसल सुरक्षा के तरीके अपनाकर इसकी उत्पादकता को और अधिक बढ़ाया जा सकता है। रही बात खाद और उर्वरकों की, तो इनका उपयोग मृदा परीक्षण के आधार पर करना अच्छा रहता है।
तो कुछ महत्वपूर्ण बातें रिपोर्ट के जरिए हमने देखी कि सरसों की खेती करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक दर्शक हैं फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ गए हैं, सोहित कुमार हैं, कन्नौज उत्तर प्रदेश से। सोहित जी, आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में। सवाल पूछिए अपना। सोहित जी, आप हमें सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल पूछें। सोहित जी, आप अपने टेलीविजन की आवाज कम कर लीजिए और अपना सवाल पूछिए। सर जी, हम ये पूछना चाहते हैं। हेलो जी, पूछिए। 15 दिन का हमारा सरसों हो चुका है जी, और उसमें वो सफेद पौधा सफेद हो जाता है, सूख जाता है। उसके लिए कोई दवाई वगैरह कुछ हो, बताइए सर जी। डॉक्टर रामलाल चौधरी जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर रामलाल जी हमारे दर्शक हैं, कन्नौज से हैं। इनकी फसल को 15 दिन हो चुके हैं और उनके पौधे सफेद पड़ के सूख जा रहे हैं। इनकी समस्या क्या है और समाधान क्या है? देखिए, इसके 2 मुख्य कारण हो सकते हैं जी। एक तो या तो आपकी फसल में कीड़ा आ रहा है जिसको चितकबरा या पेंटेड बग हम बोलते हैं। अगर उसकी वजह से आपकी जो वो कीड़ा क्या करता है, पत्तियों का रस चूसता है। जो पत्तियों का रस चूसने से फसल के जो पत्तियां होती है वो पीली और सफेद होने लग जाती है जी। तो अगर किसान भाई अगर इसमें अगर पहले जैसे बीजोपचार नहीं किया है तो अब इसका एक समाधान है कि आप मेलाथियोन 50 सीसी को 500 लीटर पानी में घोलकर इसका छिड़काव कीजिए। और अगर आपको इसके दूसरा जो मैं कारण बताना चाह रहा हूं कि इस बार हमने बाकी दूसरे खेतों में भी जैसे दिखाई दिया है, वहां भी पौधों की पत्तियां सफेद पड़ रही है। उसका दूसरा कारण यह है कि एक तो नमी की मात्रा का ज्यादा होना, मतलब जड़ क्षेत्र में नमी की मात्रा ज्यादा है और ऊपर से टेम्परेचर वातावरण में तापमान ज्यादा है, उस वजह से ये प्रभाव देखा गया है। तो किसान भाइयों को ये देखना होगा कि उनकी फसल में कीड़े लगे हुए हैं या नहीं। अगर है तो ये इस दवाई का प्रयोग कर सकते हैं ताकि उनको इससे निजात मिल सके। जी, तो सोहित जी, आप इस तरीके से अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। जो डॉक्टर साहब ने दवाई आपको बताई है उसका इस्तेमाल कीजिए और आपकी फसल सुरक्षित हो सकती है, आप अच्छा खासा उत्पादन ले पाएंगे। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन फिर से यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें और देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। अगली फसल का टाइम तो कभी थोड़ा ही रह गया। ताऊ, किसी की फसल हुई? बेटा फसल तो ठीक है, ये भी अब पक के तैयार होगी। ये भी इसने काट के और पराली ने जड़ा के फिर नई फसल बोने की तैयारी करूंगा। पराली जड़ा के? ताऊ, तो पर्यावरण तो खराब करेगा, ये हमारी सेहत भी खराब करेगा। फसल का दाना ही जरूरी नहीं होता, बचे हुए अवशेष भी बड़े काम के हो जाए। इनकी जैविक खाद बना के तू मिट्टी की उपजाऊ शक्ति ना और बढ़ा सका है। और तो और इसकी जो पराल बचेगी ना, उसने बेच के अलग तो मुनाफा भी ले सका है। हाँ, इस पराली से इको फ्रेंडली पेपर और थर्मोकोल बनाया जाता है। पराली का उपयोग जैव ईंधन और हस्तशिल्प बनाने में भी किया जाता है। इसका उपयोग मशरूम की खेती, डिस्पोजेबल प्लेट्स और कटलरी बनाने में भी होता है। पराली समस्या नहीं, संसाधन है। किसान भाई पराली ना जलाएं, पराली से अपनी आय बढ़ाएं। हर साल फसल कटाई के बाद पराली जलाना कई तरह के प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देता है। पराली जलाने से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन की अधिकता हो जाती है, जिससे लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, खुजली और एलर्जी जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऐसे मौसम में अस्थमा के मरीजों को ज्यादा समस्या होती है। पराली जलाने से मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले किसान के मित्र कीट भी मर जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बहुत ही क्षति पहुंचती है। किसान भाई सरकार द्वारा दी को बचाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम हेलो किसान। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हैं जो फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुशांत पटनायक हैं उड़ीसा से। सुशांत जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। सर नमस्ते। नमस्ते जी।
मैं उनको सुशांत कुमार पटना बोल रहा हूँ। जी, अपना सवाल पूछिए। सरसों के उन्नत किस्म क्या है, इसके बारे में जानना था। जी, डॉक्टर रामलाल चौधरी जी, इनका सवाल है कि सरसों की उन्नत किस्में कितनी प्रकार की हैं और कहाँ से इनको मिल सकती हैं। इनके सवाल का थोड़ा सा समाधान कर दीजिए। जी, जैसे ये उड़ीसा के रहने वाले हैं आप, तो उड़ीसा में जनरली जो धान की कटाई होती है, धान की कटाई के बाद में सरसों लगाया जाता है, तो जी अक्सर देरी हो जाती है। तो इस दशा में उनको जो शॉर्ट ड्यूरेशन वेराइटी होती है, कम समय अवधि में पकने वाली प्रजातियां हैं, उनको लगाना चाहिए। तो ऐसी दिशाओं में हमने पाया गया है कि जो हमारी किस्म DRMR 150-35, NRC HB 101, ये ऐसी किस्में हैं जो उन परिस्थितियों में अच्छा पैदावार दे सकती है। तो आप इसको हम लोग भी बीज का काफी वितरण करते हैं। अगर ये पॉसिबल है आपको यहाँ से लेना तो ले सकते हैं, अन्यथा आपको नजदीकी किसी केवीके से या कोई आप यूनिवर्सिटी है वहां संपर्क कर सकते हैं। जी, तो सुशांत पटनायक जी, आपकी समस्या का समाधान कर दिया गया है और आप इस तरीके से उन्नत किस्में प्राप्त कर सकते हैं और आपको बताया भी गया कि कितने प्रकार की उन्नत किस्में आपको मिल सकती हैं। डॉक्टर दिनेश कुमार जी का रुख करते हैं। डॉक्टर दिनेश कुमार जी, जब हम सरसों की खेती की बात कर रहे हैं और साथ में हम जैविक खेती की भी बात कर रहे हैं, अगर जैसे डॉक्टर साहब ने पहले भी बताया कि अभी कुछ क्षेत्रों में बारिश की वजह से देरी चल रही है और कुछ किसान भाइयों की फसलों में सफ़ेद कीड़े की समस्या भी, सफ़ेद पड़ रही है फसल, ये समस्या भी देखने को मिल रही है। जैविक खेती की तरीके से अगर सरसों की फसल उगाई जाए तो क्या प्रक्रिया होनी चाहिए और क्या जैसे रसायन खेती से सरसों की जो खेती की जा रही है उतना ही उत्पादन जैविक खेती के माध्यम से लिया जा सकता है? खेत की तैयारी कैसे करें और जैविक उर्वरकों का प्रयोग किस प्रकार से करें सरसों की खेती के लिए? जी बिल्कुल, जो हमारे देश में तिलहन है, तिलहनों में मुख्य तौर पे जैसे सरसों है, ग्राउंडनट है, आपका मूंगफली है या सोयाबीन है। सोयाबीन बहुत महत्वपूर्ण है और जैसा हम जानते हैं मध्य प्रदेश में काफ़ी सोयाबीन उगाया जाता है, तो वहाँ के किसान जैविक विधि से सोयाबीन करते हैं। इसी तरीके से राजस्थान के कुछ किसान जैविक विधि से सरसों की खेती करते हैं। जी। तो कुल मिला के यहाँ पे कहने की बात यह है कि जो किसान भाई जैविक खेती की शुरुआत करना चाहते हैं वो ऐसी फसलों का चुनाव करें जिनमें पोषक तत्वों की आवश्यकता कम हो, साथ ही साथ कीड़े बीमारी मकोड़े वगैरह उसमें कम आते हों। इस तरह की तो सरसों एक बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है क्योंकि इसमें आपको खरपतवार की भी ज़्यादा समस्या नहीं आती, साथ ही साथ इसमें पोषक तत्वों की आवश्यकता भी कम होती है। अगर हम देखें धान गेहूँ उनमें ज़्यादा आवश्यकता होती है, तो निश्चित तौर पे जो हमारी सरसों है उसकी जैविक खेती की जा सकती है। जी, साथ ही अगर हम बात करें भूमि के चुनाव की, डॉक्टर दिनेश कुमार जी, अगर कई साल से किसान उस एक स्पेसिफिक जगह पर कई सालों से अंधाधुंध रसायनों का प्रयोग करता चला आ रहा है, तो क्या उसी ज़मीन पर फिर से जैविक खेती का, जैविक उर्वरकों का प्रयोग करके, जैविक खाद का प्रयोग करके फसल लगाई जा सकती है? क्या ये फसल उतनी सही तरीके से उसको उत्पादन देगी? और अगर भूमि का चुनाव करना है तो भूमि की चुनाव की प्रक्रिया कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है? कैसे हम निर्धारित करें कि हम जैविक खेती या जैविक उर्वरकों का प्रयोग इस जगह पर करें, यहाँ पर हमारी फसल अच्छी होगी? क्योंकि रसायनों का प्रयोग हम बहुत कर चुके हैं इस मिट्टी के अंदर, तो मिट्टी में कहीं ना कहीं उस उर्वरकों का जो रसायन थे उसका असर देखने को मिलेगा और मिट्टी की गुणवत्ता भी खराब हो चुकी होगी। जी बिल्कुल, जो आपका प्रश्न है वो सीधे सीधे संबंधित है आपकी जो परंपरागत या रासायनिक खेती है उससे जैविक खेती की तरफ जब हम रूपांतरण करते हैं, जब हम परिवर्तन करते हैं तो क्या होता है उसमें। तो वास्तव में क्या होता है कि 3 साल का जो समय माना जाता है वो कन्वर्जन पीरियड या रूपांतरण काल कहा जाता है। जैविक खेती के मानक ये बताते हैं कि आपको 3 वर्ष का इंतजार करना पड़ेगा, फिर उसके बाद जो भी आपका उत्पाद आएगा वो जैविक उत्पाद होगा। फिर आपको जब जैसे ही आप ये कन्वर्जन पीरियड की शुरुआत होगी रूपांतरण काल की, उस समय आपको पंजीकरण कराना पड़ेगा, प्रमाणीकरण संस्था के साथ पंजीकरण करवाना होगा और ये जो 3 साल होंगे, इन 3 सालों में आपको जो स्टैंडर्ड है हमारे जैविक खेती के मानक है उनको अपनाना होगा। यानी रसायनों का, उर्वरकों का, जो कृत्रिम उर्वरक है उनका प्रयोग नहीं करना है। ये जो 3 वर्ष का पीरियड होता है इसमें पैदावार आपको मोटे तौर पे कम मिलती है, पैदावार घटती है, लेकिन 3 साल के बाद जब आप जैविक विधियों का पालन करने लगते हैं तो आपकी पैदावार धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये 3 साल इसीलिए है कि जो रसायन उसमें पड़े हुए थे वो उसमें पड़े रहने के बाद डिटॉक्सिफाई हो जाए, उनका असर खत्म हो जाए, मिट्टी का हमारी शुद्धिकरण हो जाए। जी, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। फिलहाल एक दर्शक हैं हमारे साथ, वो भी जुड़ गए हैं फोन लाइन के जरिए, एक बार उनका भी रुख कर लेते हैं। रंगनाथ ठाकरे जी हैं महाराष्ट्र से। रंगनाथ जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी रंगनाथ जी, अपना सवाल पूछिए।
हेलो जी, आप हमें सुन पा रहे हैं तो अपना सवाल पूछें। हाँ सर, मैंने मौसम्बी लगाई है, 1 साल हुआ है जी। तो मैं मौसम्बी के लिए जैविक खाद देना चाहता हूँ, तो जैविक खाद कौन सा और कितनी मात्रा में देना चाहिए? जी, कितने दिन की फसल हो चुकी है आपकी? 1 साल हुआ है सर मौसम्बी के लिए। जी बिल्कुल। देखिए, जहाँ तक मात्रा की बात है उसकी जानकारी आप नज़दीक से किसी से ले सकते हैं, कोई भी आपके हॉर्टिकल्चर का संस्थान हो, कृषि विज्ञान केंद्र है। लेकिन जहाँ तक खाद की बात है, इसमें आप कंपोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं, इसमें आप वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग कर सकते हैं, गोबर की खाद का प्रयोग कर सकते हैं, साथ ही साथ सींग की खाद आती है, सींग की खाद का भी प्रयोग आप इसमें कर सकते हैं। तो बहुत सारे विकल्प आपके पास उपलब्ध हैं। उनकी मात्रा की जानकारी आप आसपास के किसी केवीके से ले सकते हैं। जी, तो रंगनाथ जी, आप इस तरीके से अपनी मौसमी की फसल में जैविक खाद का प्रयोग कर सकते हैं और आपकी फसल आपको अच्छा उत्पादन दे, हम ये कामना करते हैं। फिलहाल चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। आप बने रहें और देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। हर साल लाखों एकड़ खेतों में पराली जला दी जाती है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। इतना ही नहीं, खेतों में 3-4 बार पराली जलाने से खेत बंजर भी होने लगते हैं। अगली फसल की तैयारी के लिए क्या यही अंतिम विकल्प है? नहीं, पराली प्रबंधन के पर्यावरणीय विकल्प भी हैं। स्ट्रॉ बेलर मशीन का प्रयोग। स्ट्रॉ बेलर मशीन पराली को गट्ठर में बदल सकता है। पराली से जैविक खाद बनाई जाती है, जो खेतों की मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाती है। पराली को मशीनों द्वारा मिट्टी में दबाना, इसके लिए सुपर सीडर जैसी मशीनों का उपयोग किया जाता है। सरकार किसानों को पराली उपकरणों पर 50% तक की सब्सिडी देती है। किसान भाई पराली प्रबंधन की योजनाओं का लाभ उठाएं, पर्यावरण को बचाएं। अगली फसल का टाइम तो कभी थोड़ा ही रह गया। ताऊ, किसी की फसल हुई? बेटा फसल तो ठीक है, ये भी अब पक के तैयार होगी। ये भी इसने काट के और पराली ने जला के फिर नई फसल बोने की तैयारी करूंगा। पराली जला के? हाँ ताऊ, तो पर्यावरण तो खराब करेगा, ये हमारी सेहत भी खराब करेगा। फसल का ताना जरूरी नहीं होता, बचे हुए अवशेष भी बड़े काम के हो जाए। इनकी जैविक खाद बना के तू मिट्टी की उपजाऊ शक्ति ना और बढ़ा सका है। और तो और इसकी जो पराल बचेगी ना, उसने बेच के अलग तो मुनाफा भी ले सका है। हाँ, इस पराली से इको फ्रेंडली पेपर और थर्मोकोल बनाया जाता है। पराली का उपयोग जैव ईंधन और हस्तशिल्प बनाने में भी किया जाता है। इसका उपयोग मशरूम की खेती, डिस्पोजेबल प्लेट्स और कटलरी बनाने में भी होता है। पराली समस्या नहीं, संसाधन है। किसान भाई पराली ना जलाएं, पराली से अपनी आय बढ़ाएं। ब्रेक के बाद एक बार स्वागत है। आप देख रहे हैं फिर से कार्यक्रम हेलो किसान। एक दर्शक है हमारे साथ, मेवा सिंह, हनुमानगढ़, राजस्थान से। उनका रुख कर लेते हैं। मेवा सिंह जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम हेलो किसान में। अपना सवाल पूछिए। हेलो जी मेवा सिंह जी, अपना सवाल पूछिए। मैं सर ये पूछना चाहता हूँ कि मैंने पायनर का बीज लिया है सरसों का जी 45S46 से, और जी उसमें मैंने क्या है कि ये SS की खाद देना चाहता हूँ, तो साथ में ये मेरे पास में इफ्को की सागरिका है, क्या वो मिला सकता हूँ मैं उसके खाद के साथ? जी मेवा सिंह जी, आपके सवाल को ले लेते हैं। डॉक्टर रामलाल चौधरी जी का रुख करते हैं। डॉक्टर रामलाल जी हमारे दर्शक हैं। मेवा सिंह जी हनुमानगढ़, राजस्थान से। इनका सवाल है कि 45 से 46 इनके पास किस्म है सरसों की, और SS खाद ये लगाना चाहते हैं, और उसके साथ ही सागरिका का क्या इस्तेमाल कर सकते हैं? देखिए मेवराम जी, आप किस्म तो कोई भी ले लीजिए, 45 से 46 निसंदेह अच्छी किस्म है मैं कहूँगा। और आप उसमें SS भी डाल रहे हैं, तो मतलब एक तरह से आप एक सल्फर की और साथ साथ आप फास्फोरस की पूर्ति कर रहे हैं। और सागरिका का एक ऐसा हम कहते हैं कि बायोस्टिमुलेंट टाइप का है जो उसकी ग्रोथ बढ़ाता है, तो आप निस्संदेह इसका यूज कर सकते हैं, कोई हानिकारक नहीं होगा, फायदा ही देगा।
तो मेवा सिंह जी, आपकी समस्या का समाधान कर दिया गया, आप इस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। डॉक्टर रामलाल जी, अगर हम बात करें, इससे पहले एक सवाल आया था कि किसान भाई की फसल में सफ़ेद कीड़े आ रहे हैं। अगर हम बात करें जिन क्षेत्रों में अभी तक बुआई नहीं हुई है, अगर वो किसान भाई बुआई की तैयारी कर रहे हैं या खेत की तैयारी कर रहे हैं, तो शुरुआती तौर पर क्या वो हिदायत बरतें जिसकी वजह से उनकी फसल सुरक्षित रहे? और बात करें अगर बीजोपचार की, तो क्या सरसों की फसल में भी बीजोपचार करके किसान भाई को आगे बढ़ना चाहिए? बीजोपचार अगर करना चाहिए तो किस प्रकार से करना चाहिए? जी निसंदेह, देखिए सरसों की फसल में बीजोपचार का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि जो शुरुआत, जैसे किसान भाई बता रहे थे कि शुरुआत में जो कीड़े आते हैं, इसमें से जो हम बात करें चितकबरा या पेंटेड बग है, तो ऐसी दशाओं में और दूसरी ओर जो बीमारी होती है, तो इन बीमारियों और कीड़ों मकोड़ों के प्रकोप से बचने के लिए बीजोपचार बहुत जरूरी हो जाता है। तो इसलिए जो भूमि कीड़े हैं, अगर उन कीड़ों से बचाव के लिए किसान भाई क्विनोल फोस का 1.5% 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से आप वो एक अंतिम जो खेत तैयार करते हैं, तो अंतिम जुताई के समय डाल दीजिए। और फिर भी जैसे मैंने बताया कि अगर जो पेंटेड बग है, चितकबरा रोग है, उसके लिए आप एक दवा आती है इमिडाक्लोपरिड, उसकी 6 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजोपचार करके बुआई कर चाहिए। और अगर बड़ी फसल में जैसे 15-20 दिन में इन कीड़ों का फिर प्रकोप होता है, तो जैसे मैंने बताया कि मेलाथियोन नाम 50 ईसी दवा, उसको आधा लीटर दवा 500 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव कर सकते हैं। इसमें क्या दुर्गंध पैदा होती है, उस दुर्गंध से एक तो कीड़े वैसे चले जाते हैं, बाहर हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम बीमारियों की बात करें तो सरसों की ऐसी फसल है जिसमें बीमारियों का प्रकोप भी ज्यादा रहता है। विशेष रूप से आपका तना गलन है और सफेद रोली है, ये ऐसे रोग है जिनका अगर बीजोपचार किया जाए तो इन रोगों से काफी हद तक फसल का बचाव किया जा सकता है। तो जहाँ जो एरिया है जहाँ सफेद रोली का प्रकोप ज्यादा होता है, वहाँ किसान भाई कार्बेंडाजिम दवा का 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से आप बीजोपचार कर सकते हैं, और इससे आपको तनागलन से उसका भी प्रोटेक्शन हो पाएगा। और तो इसके अलावा अगर किसान भाइयों के पास कोई जैविक नियंत्रण करना चाहते हैं, तो वो ट्राइकोडर्मा एक कवकनाशी आता है, उसकी 6 ग्राम मात्रा प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीजोपचार करें तो इन कीड़ों और जो बीमारियां हैं इनके प्रकोप से बचा जा सकता है। जी, यानी कि ये मान के चलें कि बीजोपचार का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है किसी भी फसल की बुआई से पहले। और अगर आप सरसों की खेती में आगे बढ़ना चाहते हैं, बीजोपचार करके आगे बढ़ते हैं, तो आपकी बीमारियों का जो खतरा है वो आपकी फसल में बेहद ना के बराबर हो जाएगा और आपको अच्छी खासी फसल मिलेगी। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन के जरिए, उनका रुख कर लेते हैं। नागेंद्र सिंह जी हैं मंडी, हिमाचल प्रदेश से। नागेंद्र जी, आपका स्वागत है, अपना सवाल पूछिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जी। सर, मैं हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ जी। जी, अपना सवाल पूछिए। सर, हमारे यहाँ पर ठंड की वजह से जो जैविक खाद में नहीं हो पाती जी, जिसकी वजह से जो है वो कच्ची और जो बैक्टीरिया वायरस उसमें या ना जाने कौन से कीड़े मकोड़े होते हैं जो कि पौधों को नुकसान करते हैं जी। तो इसको फर्मेंटेशन करने के लिए या इसको गलाने सड़ाने के लिए जो है वो कोई अलग से केमिकल या पेस्टिसाइड को ऐसा डालना पड़ेगा जो कि वो पौधों को नुकसान ना करे और ढंग से ठीक से सड़ जाए जी। तो इसके लिए कोई उपाय बताइए जनाब। जी नागेंद्र जी, आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और आप हमारे दर्शक हैं और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, और आप हमारे कार्यक्रम में भाग लेते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हम आपसे अपील करेंगे कि आप एक ब्रेक के उस पार का इंतजार कीजिए, आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। तो यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप बने रहें और देखते रहें कार्यक्रम हेलो किसान। हर साल फसल कटाई के बाद पराली जलाना कई तरह के प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देता है। पराली जलाने से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन की अधिकता हो जाती है, जिससे लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, खुजली और एलर्जी जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऐसे मौसम में अस्थमा के मरीजों को ज्यादा समस्या होती है। पराली जलाने से मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले किसान के मित्र कीट भी मर जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बहुत ही क्षति पहुंचती है। किसान भाई सरकार द्वारा
बचाएं। हर साल लाखों एकड़ खेतों में पराली जला दी जाती है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। इतना ही नहीं, खेतों में 3-4 बार पराली जलाने से खेत बंजर भी होने लगते हैं। अगली फसल की तैयारी के लिए क्या यही अंतिम विकल्प है? नहीं, पराली प्रबंधन के पर्यावरणीय विकल्प भी हैं। स्ट्रॉ बेलर मशीन का प्रयोग। स्ट्रॉ बेलर मशीन पराली को गट्ठर में बदल सकता है। पराली से जैविक खाद बनाई जाती है, जो खेतों की मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाती है। पराली को मशीनों द्वारा मिट्टी में दबाना, इसके लिए सुपर सीडर जैसी मशीनों का उपयोग किया जाता है। सरकार किसानों को पराली उपकरणों पर 50% तक की सब्सिडी देती है। किसान भाई पराली प्रबंधन की योजनाओं का लाभ उठाएं, पर्यावरण को बचाएं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर दिनेश जी, आपका रुख करते हैं। तो हमारे दर्शक थे नागेंद्र सिंह जी हिमाचल प्रदेश से। उनका सवाल था कि वहाँ पर ठंड की वजह से जैविक खाद बनाने में काफ़ी तकलीफ होती है क्योंकि तापमान गिर जाता है। इनकी समस्या का समाधान कीजिए। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जो भी आपके फसल अवशेष होते हैं या घर के पशुओं की बिछाली होती है, गोबर होता है, इससे आप गोबर की खाद तैयार करते हैं, ये सब मिला जुला के। और क्योंकि तापक्रम वहाँ कम रहता है आपके क्षेत्र में, उसकी वजह से उसमें अच्छी तरह से जो खाद है आपकी गल सड़ नहीं पाती। अगर कच्ची खाद है, अच्छी तरह से गली सड़ी नहीं है, तो उसमें फसलों में बीमारी करने वाले कीड़े मकोड़े या कवक वगैरह आ सकते हैं। साथ ही साथ कच्ची गोबर की खाद में ये भी संभावना होती है कि कुछ मानवों को, इंसानों को नुकसान करने वाले भी उसमें जीव हो सकते हैं। तो इन सब से बचने के लिए एक EM टेक्नोलॉजी आती है, इफेक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म टेक्नोलॉजी। आप नज़दीकी जो कृषि विश्वविद्यालय हो या कृषि विज्ञान केंद्र हो, वहाँ से जानकारी लें कि क्या इस तरह के टीके आते हैं जो इन खादों को जल्दी गला सड़ा देते हैं। जी हाँ, बिल्कुल इस तरह के टीके उपस्थित हैं जो जल्दी गला सड़ा देते हैं। और वैसे भी गोबर की खाद लगभग 6 महीने में तैयार होती है। तो आप जल्दबाजी ना करें। आपके क्षेत्र में भी कभी ना कभी गर्मी का सीजन आएगा, आपके मार्च, अप्रैल, मई, जून, उस समय पर निश्चित तौर पे आपकी जो ये गोबर की खाद है, जो कंपोस्ट आप कर रहे हैं, ये आपकी अच्छी तरह से गल सड़ जाएगी। हाँ, ये हो सकता है कि 6 महीने की जगह आपको 8 महीने का समय लग जाए। इसके अलावा ऐसी दशा में आप ग्रीन मैन्योरिंग का भी प्रयोग कर सकते हैं, हरी खाद का भी प्रयोग कर सकते हैं। फसल चक्रों का प्रयोग करना खेतीबाड़ी में बहुत ज़रूरी है, चाहे आप परंपरागत खेती करें, चाहे आप जैविक खेती करें। तो ये कुछ खास बातें हैं नागेंद्र जी, आप जिसका ध्यान रखकर अगर वहाँ पर भी जैविक खेती का व्यवस्था करना चाहते हैं तो इस तरीके से कर सकते हैं। डॉक्टर दिनेश जी, जिस तरीके से हिमाचल का रुख किया गया या हिमाचल का जिक्र किया गया कि वहाँ पर तापमान गिर जाता है, अगर हम दक्षिण भारत की बात करें तो वहाँ पर भी तापमान की कुछ तरह से स्थिति रहती है क्योंकि आए दिन बारिश भी होती रहती है, मॉइस्चर का इतना होता है। तो वहाँ पर भी क्या जैविक खाद या जैविक खेती करना उतना आसान है? क्या वहाँ पर भी चुनौती देखा जाता है इस चीज़ को? जी ऐसा नहीं है। सिर्फ हमारे जो ठंडे इलाके हैं वहाँ थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, लेकिन वहाँ भी अगर आप समय उसका थोड़ा सा बढ़ा दें, थोड़ा इंतजार करें, तो आपकी खाद अच्छे से गल सड़ जाएगी। और गलने सड़ने के लिए सबसे ज़रूरी 3 चीज़ें होती हैं। एक तो आपका सही नमी हो, सही आपका तापक्रम हो और सही मटेरियल हो आपका, तो आपकी फसल अच्छे से गल सड़ जाती है जी। और फसल क्या मतलब जो आपके उत्पाद है, ये जैविक खाद है आपका, कंपोस्ट आप कर रहे हैं, जो तेज़ी से गल सड़ जाती है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जो ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट है हमारे, जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वहाँ कोई दिक्कत नहीं। अब मान लीजिए राजस्थान है, वहाँ पे अगर हम करें तो वहाँ मॉइस्चर की, पानी की दिक्कत आ सकती है। तो वहाँ आपको खाद की पलटाई करनी पड़ सकती है और उसमें पानी का छिड़काव करना पड़ सकता है। कहीं ज़्यादा बरसात हो जाए तो उसे आपको बचाना पड़ता है। जो गड्ढे होते हैं हमारे जैविक खाद बनाने के गोबर के, वो ऊंचाई पे हमको रखना चाहिए और फिर उसके ऊपर एक छप्पर या कोई टीन डाल के रखें जिससे कि उसमें पानी ना जा पाए। यानी आपको अधिक पानी से भी बचाना है और जो सूखी खाद है उसमें आपको पानी मिलाना है, छिड़कना है पानी, उसकी पलटाई करनी है, तो खाद आपकी जल्दी तैयार हो जाएगी जी। डॉक्टर रामलाल चौधरी जी का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर रामलाल जी, सरसों की तमाम बातों का हमने जिक्र किया, आप समय समाप्ति की ओर इशारा कर चुका है, तो इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप अंत में कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आप बताना चाहते हो हमारे सरसों के किसान भाइयों के लिए, तो आप ज़रूर कुछ कम शब्दों में अपना वक्तव्य रखिए।
जी देखिए किसान भाइयों, जैसे सरसों की खेती में देरी होती जा रही है, तो मैं विशेष रूप से आपसे सलाह देना चाहूंगा कि इस समय फिर आप जो किस्मों का चुनाव है वो तो देरी से बुआई के लिए संशोधित किस्में हैं, उन्हीं का चुनाव करें। अगर मैं उनमें कुछ आपको बताना चाहूंगा, जैसे कुछ किस्में जैसे ब्रिजराज है, राधिका है, ये ऐसी किस्में हैं जो आप देरी से बुआई के लिए उपयुक्त है, तो आप इनका चुनाव कीजिए। और दूसरी तरफ अगर किसान भाइयों की जैसे बारानी खेती ले रहे हैं, जो अगर बारानी खेती ले रहे हैं तो बारानी खेती के लिए अलग किस्में होती है, तो उन किस्मों में जैसे DRMR 116540 है, DRMR 15035 है, RH 730 है, RH 406 है, ये ऐसी किस्में हैं जो बारानी दिशाओं में भी आपको अच्छा मुनाफा दे सकती है, जहाँ पानी की उपलब्धता कम रहती है। दूसरी ओर किसान भाई अभी इस अवस्था में से विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात है वो कीड़े मकोड़ों की। अगर बुआई हो गई है जिन किसान भाइयों की, तो वो किसान भाई जैसे हमने चर्चा की है, चर्चा में जो हमने केमिकल्स बताए, दवाइयां बताई है, उन दवाओं का इस्तेमाल करके अपने शुरुआती जो कीड़े मकोड़े आ रहे हैं उनसे अपनी फसल की रक्षा कर सकते हैं, बचाव कर सकते हैं और अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। जी, डॉक्टर रामलाल चौधरी जी, आपने कीमती समय निकालकर हमारे किसान भाइयों के लिए सरसों से जुड़ी हुई तमाम जो महत्वपूर्ण बातें बताई हैं उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद सर, नमस्कार जी। तो दर्शकों, आज के हेलो किसान कार्यक्रम में हमने कुछ खास महत्वपूर्ण बातें जानी कि कैसे आप सरसों की खेती को और बेहतर कर सकते हैं, उन्नत किस्में क्या हैं, बुआई का सही तरीका क्या है, साथ ही साथ जैविक खेती की जब हमने बात करी तो उसमें भी हमने जाना कि क्या क्या संभावनाएं हैं और आज के समय की सबसे ज़्यादा मांग जैविक खेती की क्यों है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमारी जो मिट्टी है उसकी गुणवत्ता खराब होती जा रही है और इसके लिए आपको जितनी जल्दी हो सके जैविक खेती की और जैविक उत्पादों का उपयोग भी करना चाहिए सभी कंज्यूमर्स का, क्योंकि जब मांग बढ़ेगी मार्केट में तो किसान भाई भी जैविक खेती की तरफ आगे बढ़ेंगे और जैविक खेती को अपनाएंगे। तो डॉक्टर दिनेश कुमार जी, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम महत्वपूर्ण बातें आपने बताई, तमाम आपने संभावनाएं बताई कि जैविक खेती क्यों ज़रूरी है, कि क्या क्या फ़ायदे इसके अंदर हो सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज के हेलो किसान कार्यक्रम में बस इतना। उम्मीद करते हैं कि सभी जानकारियों से किसान भाइयों को लाभ होगा। हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ी आपकी कोई भी जानकारी या कोई भी सलाह आप हमसे पहुंचाना चाहते हैं तो आप हम तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन इससे साथ साथ हम आपको ये भी बताते हैं कि अगले हेलो किसान कार्यक्रम में हम कौन से विषय पर चर्चा करेंगे। तो आइए अगले विषय पर नजर डाल लेते हैं। अगले जो हमारे विषय रहेंगे वो रहेंगे कपास फसल में कीट एवं रोग की रोकथाम किस प्रकार से करें, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण फसल है और अच्छा खासा उत्पादन किसान भाई से ले सकते हैं। साथ ही दलहनी फसलों की बुआई एवं उन्नत किस्में क्या है, ये हमारा दूसरा विषय रहेगा अगले हेलो किसान के अंश में। तो इन दोनों विषय से जुड़े आपके कोई भी सवाल है या कोई भी सुझाव है तो आप हमारे डीडी किसान के कॉल सेंटर पर फोन करके अपने सवाल को दर्ज करा सकते हैं। आप हमारे किसान कॉल सेंटर का नंबर नोट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको ईमेल आईडी बता दें। आप हमारी ईमेल आईडी भी नोट कर सकते हैं, hellokisan2015@gmail.com। इस ईमेल आईडी पर अपने सवाल आप भेज सकते हैं। साथ ही साथ कॉल सेंटर पर भी आप फोन करके अपने सवाल दर्ज करा सकते हैं। आप हमारे कॉल सेंटर का नंबर नोट कर लीजिए 1800-113060, जो कि सोमवार से शनिवार सुबह 6 बजे से रात के 10 बजे तक खुला रहता है। साथ ही हेलो किसान के इस कार्यक्रम में कोई भी जानकारी आप अगर दोबारा देखना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि किसी और को भी इस कार्यक्रम को दिखाया जाए, उसको भी ये जानकारी दी जाए, तो आप हमारे QR कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन कीजिए और सीधा डीडी किसान के YouTube चैनल पर पहुंच जाएंगे। वहां पर भी इस कार्यक्रम को आप दोबारा कहीं पर भी किसी के साथ भी बैठकर देख सकते हैं और तमाम महत्वपूर्ण जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ ही आज के हेलो किसान कार्यक्रम में बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे नए विषय के साथ, नए मेहमानों के साथ, नई जानकारियों के साथ। तब तक आप बने रहें डीडी किसान के साथ और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।